Yes, you can start. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनीत है। मैं एक शराबी हूँ। भगवान की कृपा से मैंने आज शराब नहीं पी है दोस्तों, और एक समाधानी दिन गुजारने का प्रयास किया। सबसे पहले मैं स्मृति और पिंक सिटी ऑनलाइन ग्रुप का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये सर्विस अपॉर्चुनिटी दी। उन्होंने मुझे उस विषय पे और उन सिद्धांतों पे बोलने के लिए कहा जो मैं पिछले कुछ वर्षों से अपने जीवन में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अपने स्पॉन्सर का भी धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उसके बिना कोई भी शेयरिंग या कोई भी इन सिद्धांतों पे बात वो अधूरी रह जाएगी। दोस्तों, अपनी शेयरिंग शुरू करने के पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि कुछ मेरे भाई यहाँ पे अज्ञेयवादी या नास्तिक हो सकते हैं, एग्नोस्टिक हो सकते हैं या एथीस्ट हो सकते हैं। तो जब जब मैं उच्च शक्ति, जो मेरी उच्च शक्ति है, मैं उसे भगवान कहता हूँ। कुछ लोग ईश्वर कहते हैं, कुछ लोग किसी अन्य नाम से जानते हैं। तो जब भी मैं भगवान या ईश्वर शब्द का प्रयोग करूं, तो मेरे जो नास्तिक या गेयवादी भाई हैं, वो इसे उच्च शक्ति मान सकते हैं। और जैसा कि मुझे सीखने मिला है एए में, कि ये गॉड गिवन गॉड ड्रिवन प्रोग्राम है। ये भगवान द्वारा दिया हुआ और भगवान द्वारा संचालित कार्यक्रम है। तो इसलिए मुझे ये सिखाया गया यहाँ पे कि जब भी आप एज अ सर्विस कोई कार्य करें, तो आप अपने भगवान से प्रार्थना कर लें कि जैसा आप करवाना चाहते हैं वैसा हो। मीटिंग में जो प्रेयर होती है उसमें भी ये कहा जाता है, जो सेरेनिटी प्रेयर है उसके बाद हम कहते हैं कि तेरी इच्छा चले मेरी नहीं। तो वही किसी भी सर्विस के पहले उनसे एक छोटी सी प्रार्थना कि उन्हें जो कहलवाना है, उन्हें जैसी सर्विस करवानी है वैसी करवा लें। तो ये हो सकता है कि थोड़ा बहुत डिविएशन हो यहाँ वहाँ, क्योंकि लिखा कुछ नहीं है। जो जहाँ से जैसे मेरे भगवान याद दिलाते जाएंगे, वैसे वैसे मैं है अपने अनुभव शेयर करता जाऊंगा। सिद्धांत वही रहेंगे जो हम सब फॉलो करते हैं दोस्तों, 12 स्टेप्स जो हमारी बिग बुक में दिए गए हैं। और उन सिद्धांतों को जब अपने जीवन में मैंने लाने का प्रयास किया, तो मुझे कैसे अनुभव हुए या आप लोगों से क्या सीखने मिला, बस वही कुछ बातें करनी। तो 5-10 मिनट में अपनी छोटी सी सफरिंग, और फिर उसके बाद आज का जो टॉपिक है उस विषय पे दोस्तों। टॉपिक: कैरेक्टर डिफेक्ट्स या चारित्रिक दोष। मुझे निवारण तो नहीं पता ज्यादा, लेकिन ये बिल्कुल 100% पता है कि टनों भरा हुआ है मेरे अंदर, अलग अलग प्रकार के, जिस जिस पे हम आगे बात करेंगे दोस्त। तो आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अ वेरी वेल टू डू फैमिली। मैं एक बहुत ही संपन्न परिवार में जन्म लेता हूँ, आज से लगभग 41 वर्ष पहले। और मैं एक अच्छा स्टूडेंट रहता हूँ, एक आज्ञाकारी बेटा रहता हूँ, और एक लगभग जिम्मेदार पारिवारिक सदस्य रहता हूँ। जो परिवार के अन्य लोग रहते हैं उनके प्रति भी मैं जिम्मेदार रहता हूँ, ना केवल अपने माँ पिता के प्रति। और इस तरह मेरी एजुकेशन आगे बढ़ती है। मैं को करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर में भी एक्टिव रहता हूँ। स्पोर्ट्स टीम में कैप्टन या वाइस कैप्टन रहता हूँ, डिबेट्स में रहता हूँ। जो अन्य जो छात्र जिन जिन क्षेत्रों में रुचि रखते हैं, मैं भी रखता हूँ और एक्सेल करता हूँ। फिर एक दिन ऐसा आता है कि 10वीं कक्षा में हमारे विद्यालय में एक फेट लगता है, और वहाँ पे मेरा एक ईसाई मित्र वो एक बियर की एक केन लेके आता है। और छोटी वाली केन रहती है किंगफिशर की, और हम दोनों आधी आधी पीते हैं। वो मुझसे कहता है कि ये पियो, और मुझे टेस्ट बहुत खराब तो नहीं लगता है, पर अच्छा भी नहीं लगता है। और वो आधी केन पीने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं, वो जो अच्छा लगना है वो मेरे दिमाग में रजिस्टर हो जाता है, ना केवल मेरे अवचेतन मन में, मेरे चेतन मन में, मेरे कॉन्शियस माइंड में।
अब मुझे पता है कि इस द्रव्य को लिया जाता है तो कैसा महसूस होता है, और वो बहुत अच्छा महसूस होता है। ये 10वीं कक्षा की बात है दोस्तों, आयु लगभग 15 वर्ष थी। और वहां से फिर मेरी कहानी ऐसी शुरू होती है कि मैं जो भी पैसे बचाता हूँ, जैसे कोई त्योहार पे आता है तो हमारे यहाँ एक परंपरा है कि पैसे दे के जाते हैं, और मैं फिर बियर पीनी शुरू करता हूँ। और ए में ये कहा जाता है कि दिस इज ए प्रोग्रेसिव डिजीज, पेशेंट एंड प्रोग्रेसिव। सब्र रखती है ये बीमारी, और बढ़ती हुई बीमारी है। बढ़ती हुई बीमारी का एक अप्रतिम उदाहरण बिग बुक में भी दिया है कि कैसे 25 वर्ष की आयु में एक व्यक्ति शराब छोड़ता है, व्यवसाय में नए आयाम बनाता है, नए आयामों को छूता है, और फिर जब वो शराब पीनी शुरू करता है तो 3-4 महीने में हॉस्पिटल, और शायद 3 या 4 साल में उसकी मृत्यु हो जाती है। अगर उसने 25 वर्ष वेट किया था तो उसकी बीमारी ठीक हो जानी चाहिए थी, पर ऐसा नहीं था। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। आज जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मैं 10th में बियर पी रहा था और 11th में मैं रम पी रहा था दोस्तों। और प्रश्न ये कि भाई रम क्यों पी रहे थे, तो मैं रम इसलिए पी रहा था दोस्तों क्योंकि अब बियर मुझे मजा नहीं दे रही थी। एक शब्द किक शराबियों के बीच बोला जाता है, यार वो किक नहीं आ रही है। तो मुझे वो किक नहीं आती थी दोस्त बियर में। जब मैं रम पीता था, जो मेरे आसपास शराबी पीते थे वो मुझसे कहते थे कि बेटा, 16 वर्ष मेरी आयु थी, दाढ़ी मूछें कुछ ढंग से आई नहीं थी, वो मुझसे कहते थे बेटा ये मत पिया करो, बियर पिया करो। और मुझे कभी ये समझ में नहीं आया उस समय कि ये मुझसे ऐसा क्यों कहते हैं। मैं इनके पैसों की नहीं पी रहा हूँ, पर ये कहते क्यों है ऐसा, वो बहुत बाद में जाके समझ में आया। खैर, दुर्भाग्यवश मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही थी इस शराब के साथ साथ। ये दुर्भाग्य था मेरा, जिसकी वजह से रिकवरी को आने में लंबा समय लगा। फिर मैं बीटेक करता हूँ, मैं कुछ जॉब वगैरह करता हूँ, एमटेक के लिए मैं विदेश जाता हूँ। और इस बीच में पढ़ाई बहुत अच्छी है और साथ में शराब भी बढ़ रही है, लेकिन शराब अभी उस स्तर पे नहीं पहुंची है जहां पे वो चीजों को बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त करे। अस्त व्यस्तता जीवन में आ चुकी है, क्योंकि बीटेक के टाइम पे कई गंभीर मुकदमे कायम हुए मुझ पे, और उसका कारण था मेरा एक चरित्र का दोष, जिसे हम क्रोध कहते हैं, एंगर। तो मुझ पे कई बहुत गंभीर मुकदमे कायम हुए, और डकैती का हुआ, हत्या का प्रयास का हुआ, कल्पेबल होमिसाइड गैर इरादतन हत्या का हुआ, इस तरह गंभीर मारपीट का हुआ। लेकिन फिर भी शराब मानने वाली नहीं थी। मैं पीता जा रहा था, वो बढ़ती जा रही थी। इस बीच में फिर से दुर्भाग्यवश मैं कुछ एग्जाम्स क्लियर करता हूँ, स्कॉलरशिप पर एडमिशन होता है, मैं मॉन्ट्रियल चला जाता हूँ। अब वहां पे मेरे पास पर्याप्त मात्रा में धन है, क्योंकि मुझे स्कॉलरशिप मिल रही है, और मेरे पास एक परफेक्ट एनवायरनमेंट है वहां पे जो जो संस्कृति है, जो कल्चर है, वो वैसा ही है। और 2-3 महीने पढ़ाई और शराब साथ में चलती है, और फिर शराब ही बचती है, पढ़ाई खत्म हो जाती है। और वो अस्त व्यस्तता का वो स्तर होता है जहाँ पे एक झटका लगता है। मुझे पैनक्रियाटाइटिस होता है, उससे पहले मैंने इस बीमारी का नाम ही नहीं सुना था। मेरे सीने में अत्यधिक पीड़ा होती है, मैं अपने एक मित्र को फोन करता हूँ, तो मुझे मॉन्ट्रियल के रॉयल विक्टोरिया हॉस्पिटल ले जाया जाता है। स्कैनिंग वगैरह होती है, पता चलता है कि मुझे पैनक्रियाटाइटिस हो गया। तब मुझे पहली बार इस शब्द का अर्थ पता चला। मुझे मॉर्फिन की ड्रिप चढ़ाई जाती है। पीड़ा इतनी अधिक थी कि वो इंजेक्शन से जाती ही नहीं थी, तो मॉर्फिन की ड्रिप चढ़ती थी कंटिन्यूअसली। और मुझे 3 दिन तक पानी खाना कुछ भी नहीं दिया जाता। मुझे वहां रखा जाता है, ट्रीटमेंट होता है, मैं डिस्चार्ज होता हूँ, वापस आता हूँ। एक हफ्ते बाद में वापस से एडमिट मुझे किया जाता है, क्योंकि मैं 2 दिन बाद फिर से शुरू करता हूँ। पैनक्रिएटाइटिस फिर से होता है, मैं वापस जाता हूँ। दूसरी बार फिर से मेरा ट्रीटमेंट होता है, मैं डिस्चार्ज होता हूँ। इस बार डिस्चार्ज होके मैं अपने अपार्टमेंट में नहीं आता हूँ। इस बार मैं डिस्चार्ज होके टैक्सी को डिपार्टमेंटल स्टोर पे ही रुकवाता हूँ, दूसरी बार डिस्चार्ज होके। और
मैं वहां से शराब खरीदता हूँ, फिर रेसिडेंस पे आता हूँ और पीनी शुरू करता हूँ। और इस बार जब तीसरी बार मुझे जब तीसरी बार एडमिट किया जाता है दोस्तों, तो मेरे साथियों को लगता है कि इसके साथ कुछ रियल में प्रॉब्लम है, कुछ साइकिक इश्यूज हैं। क्योंकि ही इज अ स्कॉलर, ही इज डूइंग हिज एमटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग बाय रिसर्च, एमटेक बाय रिसर्च, और ये बार बार दारू पी रहा है और ये बार बार एडमिट हो रहा है और ये बड़ी पीड़ा झेलता है वहां पे। तो फिर अमेरिका में मेरे ताऊ जी रहते हैं, उन्हें इन्फॉर्म किया जाता है, वो कनाडा पहुंचते हैं, मेरे घर वालों को इन्फॉर्म किया जाता है, वो मेरे प्रोफेसर से, डॉक्टर से बात करते हैं और मेरा सामान बांध दिया जाता है। तो मैं अपनी डिग्री कंप्लीट किए बिना ही भारत आता हूँ। ये सन 2008 की बात है। और फिर मैं आता हूँ और फिर यहाँ पे वही सब चलता है दोस्तों। मई 2009 में एए का मैसेज मिलता है मुझे। अच्छा, इस बीच में भोपाल में भी मेरे कई एडमिशन्स होते हैं, मुंबई में मेरा मेडिकल एडमिशन होता है, भोपाल में होता है। रिहैब कभी नहीं गया मैं इस समय तक। और मैं हर बार यही सोचता हूँ कि विनीत, तुमने इसलिए थोड़ी पढ़ाई की है कि तुम्हें अस्पताल में भर्ती रखा जाए। तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करके कुछ अच्छा जॉब या बिजनेस करना है, एंड यू हैव टू अर्न गुड मनी एंड गुड नेम। तुम्हें नाम कमाना है, पैसा कमाना है, इसलिए तुमने मेहनत की है यार। लेकिन मैं जब भी हॉस्पिटल से बाहर निकलता हूँ, मैं फिर से वही करता हूँ। एंड फाइनली बाय इंटायरली बाय गॉड्स ग्रेस, मैं मई 2009 में मेरी एक फ्रेंड होती हैं, वो एक मंदिर में एक स्टिकर लगा होता है, वो पढ़ती हैं, जिसमें लिखा होता है निशुल्क सहायता के लिए संपर्क करें। ए भोपाल का नंबर होता है। वो कॉल एक मेंबर के पास जाता है, उस मेंबर को मेरे पिता का नंबर दिया जाता है, वो मेरे पिता को फोन करते हैं। मेरे पिता उस समय टूर पे होते हैं। वो मेरी माँ को फोन करते हैं। मेरी माँ मुझसे कहती हैं कि ऐसे ऐसे शाम को मीटिंग है, चले जाना। तो मैं एक पैड और पेन लेके, क्योंकि मीटिंग का अर्थ यानी पैड और पेन, यू शुड हैव अ राइटिंग पैड और एक पेन होना चाहिए। और मैं पहुंचता हूँ जहाँ पे जो पहला सदस्य मुझे दिखता है, वो बाद में मेरा स्पॉन्सर हो जाता है। मतलब आज जो मेरे स्पॉन्सर हैं, वो मई 2009 में पहले एए के सदस्य थे जिन्हें मैंने देखा या मैं मिला। बातचीत करता हूँ, मीटिंग अटेंड करता हूँ। उस मीटिंग में मैं कहता हूँ कि मैं विनीत, शायद एक शराबी। मित्रों, ये बात अपने आप में सब कुछ कह जाती है। एक 24 साल का लड़का जिसका शरीर खत्म हो चुका है, परिवार में जिस पे जो जिम्मेदार हुआ करता था, परिवार की शान हुआ करता था, वो परिवार में विश्वास खो चुका होता है। उसका करियर खत्म हो चुका होता है, नो करियर। उसके मित्र खत्म हो चुके होते हैं, कोई उसके साथ मित्रता नहीं रखना चाहता। और वो शराबियों की मीटिंग में, जहां प्रत्येक व्यक्ति बिना शराब पिए ये कह रहा है कि मैं एक शराबी, मेरा नाम ये, वहां पे यह बंदा, जो टोटल एडमिशन शायद 15 16 17 हुए होंगे सब मिला के, एक ही अस्पताल में 10 के ऊपर एडमिशन है भोपाल में, वो ये कहता है शराब की वजह से, वो ये कहता है कि मैं विनीत, शायद एक शराबी। यहाँ पे हमें शराबियत की एक और कैरेक्टरिस्टिक पता चलती है, जो जिसे कहा जाता है डिनायल। अल्कोहलिज्म इज अ डिजीज ऑफ डिनायल। ये नकारने की बीमारी है, ये नकारती है, स्वीकार नहीं करती। खैर, वहां से एल्को ए की मीटिंग में आना मेरे अनुसार कुछ ऐसा है दोस्तों कि आपके चाय में मक्खी पड़ जाना, कुछ इस तरह से। कि साला फिर सुकून से आप शराब नहीं पी सकते, मतलब यू कैन नॉट ड्रिंक पीसफुली, है ना। हालांकि एंजॉयमेंट तो बहुत पहले चला गया था, लेकिन आप सुकून से नहीं पी पाएंगे फिर। अगर थोड़ी सी भी कृपा है, थोड़ी सी भी कृपा है, तो शराब फिर सुकून से नहीं पी पाएंगे। भले ही पीते रहेंगे, पर आपके जहन में ये बात रहेगी कि यार ये बीमारी है और मेरे पास एक समाधान है इसका, और मैं स्वयं की सेल्फ विल पे मैं वो सोल्यूशन नहीं लेना चाहता हूँ। विलिंगनेस की कमी हो सकती है, मैं इच्छुक नहीं हूं अभी। मैं खुद की और खुद को और रगड़वाना चाहता हूँ,
रॉक बॉटम जो मेरा जो ये गड्ढा है उसको और खोदना चाहता हूँ तो मैं खोद सकता हूँ, लेकिन जहन में मुझे मालूम है कि मुझे ये बीमारी है और उसका एक समाधान भी है। मेरे साथ भी यही हुआ दोस्तों, मैं इन आउट करता रहा मई 2009 से नवंबर 2009 तक। नवंबर 2009 में मेरी शराब चली गई और जून 2010 में मैंने वापस से पी ली। उसका कारण ये था दोस्तों कि मैं एक सेकंड पॉज ले लेता हूँ, क्योंकि एक्चुअली मेरा घर एयरपोर्ट के करीब है, करीब 10 किलोमीटर पे, तो इसलिए फ्लाइट बहुत नीचे से आती है। तो जून 2010 में मैं फिर से पी लेता हूँ दोस्तों। उसका कारण ये था कि मैंने मीटिंग्स की, रेगुलर की, लेकिन और इस बीच में टीटी के चेन्नई भी गया सितंबर 2009 में, एक महीने के लिए। लेकिन मैंने प्रोग्राम नहीं किया। मैंने 12 कदमों को स्पॉन्सर के साथ नहीं किया, ना उन्हें अपने जीवन में लाने का प्रयास किया। इसलिए वो जो ऑब्सेशन था दोस्तों, वो तो कहीं ना कहीं था ही। और उस ऑब्सेशन ने मुझे जून 2010 में शराब पिलवा दी। फिर जून 2010 से मार्च 2011 का सफर, और फिर मार्च 2011 में शराब जाती है जीवन से। और मार्च 2011, 19 मार्च 2011 से इस क्षण तक भगवान की असीम कृपा से मैंने शराब नहीं पी है। ये एक छोटी सी इसमें बहुत सारी चीजें थी, पर चूंकि समय का अभाव है और टॉपिक कुछ और है, इसलिए मैं इस विषय पे ज्यादा नहीं कहना चाहता अपनी स्टोरी पे। पर मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि जो रिकवरी मुझे नवंबर 2009 में मिल सकती थी, जहां से कहानी शुरू हो सकती थी, वो मार्च 2011 में मिली दोस्तों, क्योंकि मैंने प्रोग्राम का महत्व नहीं समझा था। जब भी मैं प्रोग्राम कहता हूं तो इसका अर्थ है 12 सिद्धांत, 12 कदम जो बिग बुक में लिखे गए हैं। और फिर इस कार्यक्रम के छोटे छोटे पार्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, जिसमें एक मीटिंग भी है। वो मैंने नहीं किया था और वो ऑब्सेशन लिफ्ट नहीं हुआ। जैसे ही मैं मार्च 2011 में आता हूँ, द फर्स्ट थिंग आई डिड वाज टू टेक अ स्पॉन्सर एंड प्रैक्टिस 12 स्टेप्स। जब मैंने ये अभ्यास किए इन कदमों का, अभ्यास करने के बाद मुझे सिद्धांत शब्द समझ में आया दोस्तों। मैं ये मानता था कि मेरी अंग्रेजी और हिंदी अच्छी है पर ऐसा नहीं था। सिद्धांत मतलब जो जिसका अंत सिद्ध है। अगर मैं उस स्टेटमेंट पे चलूंगा तो उसका अंत सिद्ध है, प्रूव्ड है वो। दैट इज सिद्धांत, दैट इज प्रिंसिपल। तो ये 12 कदम 12 सिद्धांत हैं और लिखे गए हैं लिटरेचर में, बार बार उन्होंने प्रिंसिपल्स प्रिंसिपल्स ऐसा लिखा है। खैर, मैं स्पॉन्सर लेता हूँ, 12 कदम करता हूँ, रिकवरी में आता हूँ, अस्त व्यस्तताएं कम होती हैं, जीवन सुचारू रूप से चलता है। अब क्या? अब क्या? अब क्या? अभी भी लक्ष्य वही है कि मुझे बहुत नाम कमाना है, मुझे बहुत पैसा कमाना है, रुतबा कमाना है। तब स्पॉन्सर बताते हैं, ओल्ड टाइमर्स बताते हैं कि अब भौतिक संपन्नता हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकती। विनीत, अब भौतिक संपन्नता हमारे जीवन का लक्ष्य हो ही नहीं सकती। मेरे अंदर बहुत सारे चारित्रिक दोष हैं, जिन्हें हम कैरेक्टर डिफेक्ट्स कहते हैं। मुझे एवरीडे बेसिस पे उन पे काम करना है। ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। मैं इन 12 कदमों पे कार्य करता हूँ तो स्वतः चारित्रिक दोषों पे भी काम होता है। मुझे सोब्राइटी या सोबर रहने के लिए अलग से काम करने की आवश्यकता नहीं। सोब्राइटी इज अ बाय प्रोडक्ट। यहाँ पे सोब्राइटी शब्द का अर्थ शराब से दूर रहना। अन्यथा सोब्राइटी एक बहुत व्यापक शब्द है, जिसमें विनम्रता आती है, जिम्मेदारी आती है, सेवा आती है। पर अगर मैं सोबर होने का केवल यह अर्थ रखूं कि मुझे शराब से दूर रहना है, सोबर मतलब शराब से दूर रहना, तो उसके लिए मुझे अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। कम से कम मैंने तो नहीं किया।
मार्च 2011 के बाद मैंने नहीं किया ऐसा कोई प्रयास। मैंने इन 12 कदमों को अपने जीवन में लाने का या अभ्यास करने का प्रयास किया। सोब्राइटी स्वतः रहती है। तो स्पॉन्सर कहते हैं कि विनीत, आपको अपने चारित्रिक दोषों पे एवरीडे काम करना है, यह जीवन लक्ष्य है। सेवा जीवन लक्ष्य है। पर सेवा प्रॉपरली तभी कर पाएंगे विनीत, जब आपके ये कैरेक्टर डिफेक्ट्स कंट्रोल्ड रहेंगे, नियंत्रित रहेंगे। नहीं तो आप सेवा भी नहीं कर पाएंगे। बहुत सरल शब्दों में जो उन्होंने मुझे सिखाया, सब कुछ ओल्ड टाइमर्स, स्पॉन्सर और बिग बुक का है। आवाज मेरी है दोस्तों, और कुछ जीवन के अनुभव मेरे हैं। बाकी मेरा यहाँ कुछ खुद का मैन्युफैक्चर्ड कुछ कुछ भी नहीं है, नथिंग। वो मुझे बताते हैं कि विनीत, चारित्रिक दोष यानी आपके व्यक्तित्व के नकारात्मक पहलू, जिसे कहते हैं नेगेटिव पर्सनालिटी ट्रेट्स, नेगेटिव बिहेवियर, नकारात्मक बर्ताव, और जीवन की समस्याओं में हमारी अवास्तविक या इरैशनल प्रतिक्रियाएं हैं। हमारे व्यक्तित्व का नकारात्मक पहलू, नकारात्मक बर्ताव, और जीवन को जीवन की शर्तों पे ना जी पाना, जिन तत्वों की वजह से, वही है चारित्रिक दोष। जीवन में कोई एक घटना होती है, कोई परिस्थिति बनती है, और विनीत की जो प्रतिक्रिया होती है वो अवास्तविक होती है, वो इरैशनल होती है। दीज आर कैरेक्टर डिफेक्ट्स। ये मेरे चरित्र के दोष हैं। भगवान ने जब मेरा निर्माण किया, मैं बिग बैंग थ्योरी को नहीं मानता व्यक्तिगत रूप से, और ए मुझे पूरी फ्रीडम देता है कि मैं खुद का कॉन्सेप्ट चूज कर सकता हूँ। तो मैं ये मानता हूँ कि भगवान ने निर्माण किया है मेरा, और इसीलिए मेरी जन्म और मृत्यु फिक्स है, निश्चित। तो उन्होंने जब मेरा निर्माण किया दोस्तों, तो उन्होंने मुझे कुछ प्रवृत्तियां दी, क्योंकि मनुष्य जीवन मिल रहा था। वो प्रवृत्तियां कैसी थी? भावनात्मक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, स्वाभिमान, अहम, सेक्स संबंध, व्यक्तिगत संबंध, महत्वाकांक्षा इत्यादि। इन प्रवृत्तियों की वजह से ही मैं मनुष्य बना। मतलब अगर वो कहते हैं, ना केवल इसलिए कि मैं दो पैरों पे चलता हूं और मेरी आकृति मनुष्य जैसी है, पर मेरी वृत्ति भी मनुष्य जैसी है। मेरी भावनाएं आहत होती हैं, मैं सख संबंध बनाता हूँ, व्यक्तिगत संबंध बनाता हूँ। मेरे अंदर कुछ महत्वाकांक्षाएं हैं। मेरा आत्मसम्मान को या तो ठेस पहुंचती है या उसे बल मिलता है परिस्थितियों के अनुसार। ये सब भगवान ने दिया था मुझे। लेकिन एक शराबी होने के नाते मैंने इनको अब्यूज किया दोस्तों। भोपाल मीटिंग में एक मेंबर बहुत सुंदर बोलते हैं, वो ये कहते हैं कि हमने मिसयूज नहीं किया है, हमने अब्यूज किया है। उदाहरण, सेक्स संबंध। हर मनुष्य को सेक्स संबंध मनुष्य बनाना चाहता है। वो अपनी पत्नी के साथ बनाता है, गर्लफ्रेंड के साथ बनाता है। लेकिन एक शराबी उसकी अति करता है, उसकी अति करता है। उसको एक से संतुष्टि नहीं होती है, उसको मल्टीपल पार्टनर्स चाहिए। इवन इफ ही इज और शी इज मैरिड, उन्हें मल्टीपल पार्टनर चाहिए। और यहाँ पे फिर वासना, जो एक चारित्रिक दोष है, उसका उदय होता है। भगवान ने वासना नहीं दी थी मुझे, सख संबंध दिए थे। तभी उत्पत्ति होगी, तभी बच्चे पैदा होंगे, वंश आगे चलेगा, और वगैरह वगैरह। लेकिन विनीत की तो तृप्ति हुई नहीं। जब मैंने मुझे इसकी जब अति होने लगी, तो वासना पैदा हुई। और वो वासना चारित्रिक दोष है, सेक्स संबंध नहीं है, तो प्रवृत्ति है। अहम भगवान ने दिया था, ईगो। लेकिन मेरा इतना बड़ा है, एवरेस्ट के आकार का,
कि हल्के से छूने पे हर्ट हो जाता है, तब उदय होता है अहंकार का, प्राइड। वो फिर से चारित्रिक दोष है। ईगो तो भगवान ने दिया था, अहंकार नहीं दिया था उन्होंने। पर मेरा इतना बड़ा, क्योंकि मैं सर्वश्रेष्ठ, मैं सर्वज्ञ, मैं सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिशाली। तो आप मतलब किस तरह से मुझसे बात कर रहे हैं, आप कैसा बर्ताव मुझसे कर रहे हैं। और अहंकार का जन्म होता है दोस्त। व्यक्तिगत संबंध अगर उठा लेता हूं और वहां पे अति करता हूं, तो मोह, अटैचमेंट डेवलप होता है। आर्थिक सुरक्षा उठा लेता हूं, अगर प्रवृत्ति जो भगवान ने दी, और उसकी अति करता हूं, तो लोभ या लालच का जन्म होता है। चारित्रिक दोष बाय डिफॉल्ट मेरे अंदर नहीं थे। बाय डिफॉल्ट नेचुरल इंस्टिंक्ट्स, प्रवृत्तियां थी ये, जो भगवान ने दी थी। लेकिन जब मैंने इन्हें अब्यूज किया, तो चारित्रिक दोषों का निर्माण हुआ। और एक शराबी होने के नाते बाय डिफॉल्ट मैं अब्यूज करता हूँ। बाय डिफॉल्ट मेरा कोई भी एजुकेशनल लेवल हो, कोई भी पारिवारिक पृष्ठभूमि हो, सामाजिक, राजनैतिक, बौद्धिक पृष्ठभूमि हो, कैसी भी हो, अगर शराबियत की समस्या है मेरे में, या ये बीमारी है मेरे में, तो एक चीज तो पक्की है दोस्तों, कि मैं अपनी प्रवृत्तियों को अब्यूज करूंगा, और इसलिए मैं चारित्रिक दोषों से भर जाऊंगा। हमारी 12 बाय 12 में लिखा हुआ, और बिग बुक में भी है, कि चारित्रिक दोषों की अगर बात की जाए या उनको लिस्टिंग की जाए, तो कुछ आत्म केंद्रित भय, बेईमानी, स्वार्थीपन, और इस तरफ यहाँ पे 12 बाय 12 में काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, आलस, बेटूपन इत्यादि। मुझे भूख लगेगी, मैं खाना खाऊंगा, ये तो ऐसा तो भगवान ने दिया था, मेरी उच्च शक्ति ने। अत्याधिक खाऊंगा, ऐसा थोड़ी बोला था उन्होंने। अत्याधिक खाता हूं जब मैं, या बेसिकली ये पेटूपन या ग्लटनी, ये केवल खाने के लिए नहीं है, ये मेरे एडिक्टिव बिहेवियर के लिए है। मुझे जो भी चीज पसंद है वो मैं अति में करता हूँ। कॉफी पसंद है, कॉफी अति में पीऊंगा। सिगरेट पसंद है, सिगरेट अति में पीऊंगा। सेक्स पसंद है, अति में करूंगा। तो वहां केवल, ना केवल काम वासना, बल्कि एडिक्टिव बिहेवियर भी आता है। तो दोस्तों, इस तरह से एए ने मुझे बताया कि ये चारित्रिक दोषों की उत्पत्ति आपकी वजह से हुई है, आपकी शराबियत की वजह से हुई है। आपकी शराबियत ने आपको अपनी इंस्टिंक्ट्स को अब्यूज करने के लिए विवश किया। आपने अपनी इंस्टिंक्ट्स को अब्यूज किया, और करेक्टर डिफेक्ट्स जन्मे वहां से। तो इस तरह से कुछ पिक्चर जब जाके क्लियर हुई, क्योंकि इससे पहले तो मैं सब गुस्सा और लालच और ऐसे दो चार शब्द मैं जानता था। बिग बुक में बहुत सुंदर लिखा है, हिंदी बिग बुक में, स्वार्थीपन और आत्म केंद्रितपन मेरी शराबियत की जड़ है। आत्म केंद्रितपन यानी स्वयं को केंद्र में रख के निर्णय लेना। स्वार्थीपन, सब कुछ मेरे अनुसार होना चाहिए। और बहुत सुंदर वर्णन भी है वहां पे, मतलब एक ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन, कि कैसे जब शो मेरे अनुसार चलता है तो मैं विनम्र होता हूँ, उदार होता हूँ, शो नहीं चलता है तो मैं कैसा होता हूँ। मैंने जब अपने जीवन में झांका, मैं बिल्कुल ऐसा ही था। मैं चाहता था परिवार में, पड़ोसियों में, मित्रों में, प्रोफेशनल लाइफ में, सब जगह मेरे अनुसार कार्य होना चाहिए। व्यवहारिक रूप से ऐसा होता नहीं है दोस्तों, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल ही नहीं है। तब मैं अक्खड़ हो जाता हूँ, निराश हो जाता हूँ, चिड़चिड़ा हो जाता हूँ। मेरी पत्नी मेरे अनुसार व्यवहार नहीं करती, मेरी बेटी मेरे अनुसार व्यवहार नहीं करती, मेरा पिता मेरे अनुसार व्यवहार नहीं करता, मेरे दोस्त, यहाँ तक कि मेरा कुत्ता भी मेरे अनुसार, एक जर्मन शेफर्ड है हमारा, वो भी मेरे अनुसार व्यवहार नहीं कर रहा था दोस्त। At least these steps gave me awakening.
जागरूकता देते हैं दोस्तों। एटलीस्ट मुझे पता चलता है कि हो क्या रहा है। मैं शराब से दूर हूं, फिर मैं क्यों असंतुष्ट हूं, क्यों निराश हूं, क्यों चिड़चिड़ा हूं? शराब ही मेरी समस्या थी ना, चली गई है जीवन से। मुझे यहाँ पे पता चलता है कि ये जितने चारित्रिक दोष हैं दोस्तों, उनकी जड़, जो रूट कॉज है, वो है सेल्फ सेंटर्ड फियर, आत्म केंद्रित भय। और हमारी बिग बुक में डिफाइन भी किया गया है, बकायदा लिटरेचर में डिफाइंड है कि भय केवल दो ही प्रकार के होते हैं। हालांकि चौथे कदम के दौरान मैं भय की लिस्ट बनाता हूँ, फियर्स की लिस्ट बनाता हूँ, लेकिन अगर मैं उन्हें क्लासिफाई करूं तो दो ही आएंगे, मतलब दो में से कोई एक क्लासिफिकेशन मिलेगी उन्हें। या तो जो मुझे चाहिए वो मिलेगा नहीं, रुतबा चाहिए, पैसा चाहिए, सुंदर लड़की चाहिए, जो कुछ भी चाहिए, कार चाहिए, बड़ा घर चाहिए, इस बात का डर। या फिर जो मेरे पास है वो चला ना जाए, रुतबा है, पैसा है, घर है, परिवार है, मित्र हैं, अच्छी जॉब है या अच्छा बिजनेस है, ये चला ना जाए। तो फियर है, उसके दो ही टाइप हो सकते हैं। तो अगर मैं फियर की लिस्ट बना भी रहा हूं और मैं एक एक करके सारे फियर्स उठाऊं, तो मैं देखूंगा कि वो इन दो में से एक में ही आएंगे, क्योंकि तीसरी क्लासिफिकेशन रिकवरी में मुझे कभी सुनने नहीं मिली, ना अनुभव करने मिली। मुझे ये दो ही क्लासिफिकेशन मिली, और बस आत्म केंद्रित भय आता है, और वहां से अन्य चारित्रिक दोष उत्पन्न होने शुरू होते हैं। और शायद यही कारण है कि जब मैं चौथे कदम की इन्वेंट्री लिखता हूँ और चौथा कॉलम लिखता हूँ, कैरेक्टर डिफेक्ट्स या माय पार्ट, कुछ लोग लिखते हैं मेरा हिस्सा या चारित्रिक दोष मेरे, तो उसमें हम सबसे ऊपर सबसे पहले आत्म केंद्रित भय लिखते हैं। इन चारित्रिक दोषों का प्रभाव क्या है? इन चारित्रिक दोषों का प्रभाव यह है कि मेरे जीवन से उल्लास ले लेते हैं, ये मेरे जीवन से उपयोगिता ले लेते हैं। या तो मैं यूजफुल रह ही नहीं जाऊंगा, या फिर मैं कम यूजफुल हो जाऊंगा। ये मेरे जीवन से कृपा छाया ले लेते हैं। एक तत्व है जो सर्वशक्तिमान है, वह ईश्वर है, ऐसा प्रियम्बल में हम पढ़ते हैं कि कोई भी मानवीय शक्ति मुझे इससे छुटकारा नहीं दिला सकती। एक तत्व है जो सर्वशक्तिमान, हमें आशा है आप उसे खोज लेंगे। उस तत्व की कृपा छाया ये चारित्रिक दोष रोक लेते हैं दोस्तों, जिसे हम गॉड्स ग्रेस कहते हैं। मुझे याद आता है, कुछ महीने पुरानी बात है, मेरी जो 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 रिलेटिव्स हैं, उनमें एक रिलेटिव पे मुझे बहुत ज्यादा खुन्नस आई। उसने मुझसे कुछ असभ्यता की और मुझे बहुत खुन्नस आई। तो आप देखिए शराबी विचार कैसा होता है, या शराबी मन, हाउ एन अल्कोहलिक माइंड थिंक्स, कैसे सोचता है। उसे अपनी पत्नी से बहुत प्यार है, जिसपे मुझे खुन्नस आई। तो मैंने ये सोचा कि इसकी पत्नी मर जाए। मैंने ये नहीं सोचा, मुझे उस पर खुन्नस आई कि उसके हाथ टूट जाए या उसको चोट लग जाए या उसकी नौकरी चली जाए, या ये कुछ नहीं सोचा। मैंने ये सोचा कि यार इसकी पत्नी मर जाए तो फिर ये इसका जीवन वैसे ही तबाह हो जाएगा, इतना अच्छा हो जाएगा। और कुछ पलों बाद, जब वो चारित्रिक दोष जब हावी था, तो इस प्रकार के विचार थे, और जब वो नीचे होता है, मैं अपने घुटनों के बल जाता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान, मैं तो सफरिंग में भी पशु था और आज भी पशु ही रह गया। आई वॉज एन एनिमल एंड टुडे स्टिल आई एम एन एनिमल। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ, और मुझे यहाँ पे बताया गया है, मैं उस व्यक्ति पे जिस पे मुझे खुन्नस आती है, मैं उसके लिए ना केवल खुन्नस की प्रार्थना, मैं उसके लिए सुख समृद्धि शांति मांगता हूँ, सारी खुशियां मांगता हूँ।
और ऐसा मैं महीनों तक करता हूँ। ना केवल लेखा जोखा 10वें कदम में लेता हूँ, बल्कि मैं ये प्रार्थना भी करता हूँ और वो खुन्नस चली जाती है। चारित्रिक दोष अंदर रहते हैं दोस्तों। कुछ साल की रिकवरी है, मुझे नहीं आनी चाहिए थी, और इस प्रकार की खुन्नस की बीवी मर जाए उसको। एल्कोहलिज्म इज अ प्रोग्रेसिव डिजीज, ये एक बढ़ती हुई बीमारी है, इसलिए मुझे इस पे रोज काम करना पड़ेगा। समाधान क्या है, कैसे होगा काम? तो बिग बुक हमें बताती है कि उसके लिए डेडिकेटेड स्टेप्स हैं, स्टेप 6 और 7। छठा कदम और 7वां कदम। छठे पे ही क्यों रखा भैया, जब चारित्रिक दोष इतने ही खतरनाक थे, आपके जीवन के उल्लास को मार रहे थे और आपकी बीमारी की जड़ थे, स्वार्थीपन और आत्म केंद्रितपन, तो आपको तो बहुत पहले से शुरू करना चाहिए। तो उसका कारण ये था कि हमने उसको देखा ही चौथे कदम में, जब मैंने 26 वर्ष की आयु में, उन 26 वर्षों तक मैंने कोई लेखा जोखा किया नहीं था। 26वें वर्ष में पहली बार मैंने अपने इस शरीर का अंदरूनी झाड़ू पोछा किया। बाहर से तो एवरीडे करता ही हूँ, कई बार दिन में 2 बार भी करता हूँ, अंदर से कभी नहीं किया था झाड़ू पोछा। पहली बार किया, जब पहली बार किया तो चौथे कॉलम में तब मुझे वो नजर आए। चारित्रिक दोषों पे कार्य करने के लिए मुझे पहले ये पता होना चाहिए कि मेरे अंदर कौन से चारित्रिक दोष है। वो मुझे चौथा कॉलम बताता है, चौथे कदम में। 5वें में मैं स्पॉन्सर और भगवान के साथ शेयर करता हूँ, और इसलिए फिर मैं छठे से इमीडिएटली कैरेक्टर डिफेक्ट्स पे काम करना शुरू करता हूँ। छठा कदम ये कहता है दोस्तों कि वर एंटायरली रेडी टू हैव गॉड रिमूव ऑल दीज डिफेक्ट्स ऑफ कैरेक्टर। पूर्णतः तैयार हुए कि भगवान हमारे इन चारित्रिक दोषों को ले लें। और 7वां कहता है कि हम्बली आस्क्ड हिम टू रिमूव आवर शॉर्टकमिंग्स। विनम्रता पूर्वक प्रार्थना की कि हमारी कमियों को निकाल दें। अच्छा, बहुत समय तक मैं चारित्रिक दोष और कमियों के बीच में भी कंफ्यूज रहा कि क्या ये अलग अलग चीजें होती हैं। बीच में रिकवरी में एक समय था जब मेरा ये मानना था कि चारित्रिक दोषों के प्रकटीकरण को कमियां कहते हैं, मतलब शॉर्ट कमिंग्स आर दी मैनिफेस्टेशन ऑफ कैरेक्टर डिफेक्ट्स। लेटर आई केम टू नो कि नहीं, बोथ आर सेम। मेरे स्पॉन्सर ने मुझे एक पुस्तक सजेस्ट की, जो बहुत सीनियर मेंबर्स ने, जो 94 में 30 साल सोब्राइटी थी जिनकी, 1994 में, ऐसे 3 मेंबर्स ने मिलकर छठे सातवें कदम पे एक पुस्तक लिखी। मेरे स्पॉन्सर ने लगभग 4-5 महीने पहले वो पुस्तक मुझे सजेस्ट की कि पढ़नी चाहिए। तो विनीत, तो जो पहले दिन मार्च 2011 में अपनी स्पॉन्सर की बात सुनते थे, आज भी वैसे ही है। आज भी वो अपने स्पॉन्सर की बात सुनते हैं। विनीत ने वो खरीद ली और पढ़ी। जब पढ़ी तो और इनमें से एक सदस्य ने, हमारा जो न्यूयॉर्क में जो ए का हेडक्वार्टर है, वहां पे लंबे समय काम किया है, तो उसके पास बिल डब्ल्यू के लिखे खत और ये सारी चीजें उन्होंने पढ़ी हैं। तो उनका ये कहना था कि चारित्रिक दोष और कमियां एक ही चीज है। बिल डब्ल्यू चूंकि लिखने के शौकीन थे और वो एक ही शब्द का बार बार प्रयोग नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने छठे में शॉर्ट कमिंग्स लिख दिया, सातवें में सॉरी, छठे में कैरेक्टर डिफेक्ट्स लिख दिया और सातवें में शॉर्ट कमिंग्स लिख दिया। और ऐसा हमें पूरी बिग बुक को अगर बहुत गहराई से पढ़ा जाए तो हम देखेंगे कि वो शब्द को अमूमन रिपीट नहीं करते थे, वो सिनोनिम या पर्यायवाची यूज करते थे। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि भाई बात एक ही कह रहा है। बेसिकली छठा कदम इच्छुकता की बात करता है दोस्तों, कि मैं इच्छुक हो जाऊं अपने चारित्रिक दोषों को छोड़ने के लिए। मैं अपने व्यक्तिगत जीवन की बात करूं तो मुझे किसी भी चारित्रिक दोष से अटैचमेंट नहीं था, मैं चाहता नहीं था। वासना मुझे पसंद थी, लस्ट आई एंजॉयड, मैं वो नहीं छोड़ना चाहता था। बाकी सब छोड़ना चाहता था। बाकी सारी चीजें मेरा दिल जलाती थी। ईर्ष्या मेरा दिल जलाती थी, खुन्नस, बेईमानी से मुझे खुद से घिन आती थी, इस तरह से। लेकिन
वासना जो था और क्रोध भी मैं पूरा नहीं छोड़ना चाहता था। मुझे लगता था अगर मैं छोड़ दूंगा तो मैं हिजड़ा बन जाऊंगा। ऐसा ऐसा मेरी विकृत सोच थी। छठा कदम कहता है, इच्छुकता के लिए प्रार्थना करो। तुम नहीं छोड़ना चाहते हो ये मत कहो। भले ही तुम नहीं छोड़ना चाहते हो, पर ये मत कहो कि मैं छोड़ना नहीं चाहता। आप और 5 मिनट ले सकते हैं। श्योर। और इच्छुकता के लिए प्रार्थना करो, बाकी वो देख लेंगे। और जो सातवां कदम है वो विनम्रता की बात करता है। विनम्रता पूर्वक हमने प्रार्थना की। जब मैं रिकवरी में आगे बढ़ता हूं तो मुझे विनम्रता के और भी परिभाषाएं पता चलती हैं, जिसमें से एक परिभाषा है कि अपने चारित्रिक दोषों को नियंत्रित रखना। जो मेरे चरित्र के दोष हैं, क्योंकि वो कम ज्यादा होते रहते हैं, कुछ दबे रहते हैं, और मुझे लगता है कि अब वो चले गए हैं, लेकिन जैसे ही इस प्रकार की परिस्थिति बनती है वो उभर के आ जाते हैं। छठे सातवें कदम पे एवरीडे बेसिस पे मैं 10वें 11वें और 12वें कदम के माध्यम से कार्य कर सकता हूँ। 10वें कदम में जब मैं लेखा जोखा लेता हूँ तो मैं एवरीडे बेसिस पे अपने डिफेक्ट्स देख सकता हूँ। 11वें कदम में मैं उनके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ कि मैं अपने भगवान से कह सकता हूँ कि आप ये क्रोध, लालच ये ले लीजिए, क्योंकि ये आपके और मेरे साथियों और मेरे लिए मेरी उपयोगिता कम कर रहा है। मैं अपने जीवन में देखता हूँ कि इस प्रकार से 10वां 11वां कदम सहायता करते हैं। जहां तक 12वें कदम की बात है तो उसके दो हिस्से हैं। एक है कि सारे क्षेत्रों में लगाना, और दूसरा है कि इस मैसेज को कैरी करना, अर्थात सर्विस की बात कर रहा है। सर्विस करने से मेरी लाइफ में विनम्रता आती, ह्यूमिलिटी आती है, जो सातवां कदम है। तो इस प्रकार मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है दोस्तों कि अगर मैं एवरीडे बेसिस पे 10th 11th और 12th ये 3 कदम करता हूँ तो बेसिकली तो 12 ही कदम हो गए। अगर मैं 10वां 11वां 12वां कर रहा हूँ तो वो 1 से लेके 12 तक हो गए। मैं करता हूँ तो मेरे चारित्रिक दोषों पे निसंदेह गहरा प्रभाव आता है, वो कम होने शुरू हो जाते हैं। बस मैं केवल यही कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहता था दोस्तों। अगर किसी भी भाई को मेरी कोई भी बात ठीक ना लगी हो या वो ऑफेंड हुआ हो तो मुझे अपना मित्र मान के माफ कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि जो मेरी नीयत थी वो सर्विस की थी। लेकिन मैं भी एक अल्कोहलिक हूँ, तो ये हो सकता है कि अनइंटेंशनली मैंने ऑफेंड कर दिया। काइंडली फॉरगिव मी। मैं फिर से ग्रुप को, स्मृति को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे ये सर्विस अपॉर्चुनिटी दी। थैंक यू वेरी मच।